जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डी डॉलराइजेशन के प्रमोशन की। क्यों इसका प्रमोशन किया जा रहा है, क्यों डॉलर के साथ विभिन्न देशों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या एडवांटेज हैं डी डॉलराइजेशन के, उन सब की आज बात करेंगे और देखेंगे क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं वर्ल्ड की डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज। ठीक है, चलिए तो बन रही है हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस होती क्या है। तो जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे होंगे कि जितना भी ट्रेड होता है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, है ना, चाहे ऑयल का ट्रेड हो रहा हो या अदर कमोडिटीज का हो रहा हो, फॉरेक्स रिजर्व विभिन्न देशों का है, तो वो सब अपने इन सब चीजों के लिए डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेड के लिए भी डॉलर का ट्रेड का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट भी डॉलर में होते हैं, है ना, जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी हमारा डॉलर ही अधिकतम होता है। तो ये डॉलर का जो डोमिनेंस है, इसको खत्म करना, फॉरेक्स रिजर्व में विभिन्न करेंसीज को लेके आना, जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो अलग अलग करेंसीज में होना, है ना, जो ट्रेड है पूरे विश्व का जो व्यापार है उसमें डॉलर की जगह किसी और करेंसी का इस्तेमाल करना, वो सब है डी डॉलराइजेशन। ठीक है ना। अब ये जरूरी क्यों है? तो जरूरी इसलिए है क्योंकि डॉलर के इस इस्तेमाल से अमेरिका को मिलता है एक प्रिविलेज, और उस प्रिविलेज की वजह से अमेरिका एक डिसएप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंफ्लुएंस क्रिएट करता है पूरे विश्व के देशों में। ठीक है ना। जब डॉलर का इस्तेमाल हो रहा है तो अमेरिका सभी देशों को कुछ सैंक्शन से या कुछ अपनी कंडीशन से बाध्य करता है कि भाई अगर डॉलर चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा, या डॉलर में अगर व्यापार करना है तो वो काम करना पड़ेगा। इस प्रकार से बाकी सारे देशों पर कुछ क्या करता है, इंपोजिशंस लगाता है, बहुत सारे सैंक्शंस को इंपोज करता है, बहुत सारे जो पॉलिसी गोल हैं उनको अचीव करने के लिए बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना। तो इसको रोकने के लिए डी डॉलराइजेशन होना बहुत जरूरी है, और उसी के लिए यहां पर इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि डॉलर के साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, क्यों डॉलराइजेशन के साथ लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्यों इसको डी डॉलराइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी क्या बात है। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करें इकोनॉमिक सोवर्निटी की, मैंने जैसा कहा कि अमेरिका क्या करता है, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, एक डोमिनेंस क्रिएट करता है डॉलर के साथ पूरे ग्लोबल ट्रेड में। ठीक है ना। इसकी वजह से विभिन्न इकोनॉमीज को वो थ्रेटन करता है, विभिन्न इकोनॉमीज को वो डराता है। कैसे डराता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि इंटरनेशनली अगर आपको कुछ पेमेंट करना है तो आपको स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा, और स्विफ्ट सिस्टम के इस्तेमाल में आप केवल डॉलर में ही पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए मुझे, यानी मुझे मतलब इंडिया को किसी दूसरे देश से कोई सामान खरीदना है तो उसे डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, और वो डॉलर का पेमेंट स्विफ्ट माध्यम से हो पाएगा। अब अमेरिका इंडिया को एक सैंक्शन के तौर पे डरा सकता है कि भैया उस देश से व्यापार मत करो, अगर करोगे तो हम स्विफ्ट का इस्तेमाल तुम्हें नहीं करने देंगे। इसका मतलब अब इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं बॉन्डेड है, कहीं ना कहीं उन पर क्या है, इकोनॉमिक इंफ्लुएंस है अमेरिका का। ठीक है ना। तो भले ही से हम एक संप्रभु राष्ट्र हो, भले ही से सभी लोग एक सोवरनिन कंट्री हो, लेकिन इकोनॉमिक सोवरनिटी जो हमारी आर्थिक संप्रभुता है वो कहीं ना कहीं हमारे पास नहीं है, किसी भी देश के पास नहीं है। अमेरिका जो है उसे कंट्रोल करता है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, इसीलिए विभिन्न देश जो है वो डॉलर को हटाना चाह रहे हैं ताकि उनको इकोनॉमिक सोवरनिटी प्राप्त हो सके। दूसरा, करेंसी मैनिपुलेशन, ये दोस्तों बहुत बहुत बड़ा इस समय इशू बना हुआ है करेंसी मैनिपुलेशन का। अमेरिका इसको ग्लोबल ट्रेड में यूज करता है और अमेरिका अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है ना। इसको आप ऐसा समझिए कि जैसे एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में केवल एक ही जनरल मर्चेंट की दुकान है। ठीक है ना। तो अगर एक ही दुकान होगी तो उस दुकान का जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, कुछ मैनिपुलेशन करेगा, जिस रेट में चाहेगा उस रेट में देगा, जैसी सर्विस चाहेगा वैसे देगा। तो वही इस समय अमेरिका करता है। जब डॉलर केवल उसके पास है तो वो डॉलर के को मैनिपुलेट करता है और विभिन्न कंट्रीज को उसके लिए बाध्य करता है कि भाई तुम्हें यूज करना है तो ऐसे ही करो, वरना यूज कर ही नहीं पाओगे, और यूज नहीं करोगे तो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तीसरा, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उनका रिस्क दोस्तों डॉलर के साथ बढ़ रहा है। जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का रिस्क है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो यूएस इकोनॉमी है वो क्या कर रही है, एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। ठीक है ना। इस वजह से सारे देशों को प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, मैंने जैसे कि बताया, डॉलर के इस्तेमाल से सारे देश जो है वो एक तरह से अमेरिका पे डिपेंडेंट हो गए। ग्लोबल ट्रेड जो है वो पूरी तरीके से डॉलर में ही किया जाता है। अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो लगभग लगभग 90% डॉलर जो व्यापार है वो लगभग लगभग कहीं ना कहीं डॉलर में ही किया जा रहा है, और उसकी वजह से जो है वो एक तरह से अमेरिका पे डिपेंडेंसी हो गई है, और उस डिपेंडेंसी का अमेरिका अपने फायदों के लिए इस्तेमाल भी करता है।
जियोपॉलिटिक्स आपको समझ में आता ही है कि बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो केवल डॉलर को इसी वजह से रिड्यूस करना चाहती हैं ताकि उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो और अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है बाकी देशों पर वो खत्म हो पाए। आपने देखा कि कैसे रशिया पर, ईरान पर, वेनेजुएला पर अमेरिका ने अपने फायदे के लिए सैंक्शंस लगाकर उनको बर्बाद करने का प्रयास किया और बाकी देश भी अपने फायदे से वो काम नहीं कर पाए, है ना। अब जैसा कि रशिया पे उसने सैंक्शन लगा दिया अमेरिका ने, ठीक है ना, इधर आपका ईरान पे सैंक्शन लगा दिया तो पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ गए, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। अब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए तो ऐसे में जो गरीब देश हैं उन गरीब देशों को घाटा हो गया भैया, है ना। वो कहीं से तेल खरीद ही नहीं पा रहे क्योंकि इन पे बैन लगने से पेट्रोल डीजल की खपत जो है वो बढ़ गई और उनकी सप्लाई कम हो गई। तो उस वजह से जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें भी कई देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भाई डॉलर का डोमिनेंस खत्म हो और इस प्रकार के सैंक्शन से वो बच सकें, ठीक है ना। इसके साथ साथ अब सबसे बड़ी बात आती है एडवांटेज कि डी डॉलराइजेशन करने का एडवांटेज क्या क्या है। तो एडवांटेज वही सारे हैं जो चैलेंजेस थे। जितने चैलेंजेस हैं डॉलर के साथ वो सारे चैलेंजेस सॉल्व हो जाएंगे अगर हमने इस डी डॉलराइजेशन को सही तरीके से निपटा दिया। सबसे पहला जो यूएस डॉलर पे डिपेंडेंसी है वो खत्म होगी। जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, वो अपना जो डिपेंडेंस है वो यूएस डॉलर पे खत्म कर पाएंगे, यूएस इकोनॉमी पे खत्म कर पाएंगे। उससे क्या होगा, जो इकोनॉमी पे एक जो इम्पैक्ट है ना, वो मिटिगेट होगा, ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो अमेरिका में वो जो है बाकी देशों पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे रहेगी। इसके साथ साथ जब विभिन्न देशों की इकोनॉमी स्वतंत्र हो जाएगी, उस पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। हम जिससे चाहे उससे व्यापार कर सकते हैं, जिस करेंसी में चाहे उससे व्यापार कर सकते हैं। जो करेंसी के फ्लक्चुएशंस होते हैं वो नहीं होंगे। अभी आपने देखा था कि अमेरिकन फेडरल बैंक ने, जो फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका है, उसने क्या करा, अपने देश में रेपो रेट को इंक्रीज किया। जो ब्याज दरें थी उनको बढ़ाया। जब वहां पे ब्याज दरें बढ़ी तो पूरे विश्व में कई देश ऐसे थे जहां पर महंगाई बढ़ गई, जहां पर ब्याज दरों को बढ़ाना पड़ा। मतलब अमेरिकन मॉनेटरी पॉलिसी का विभिन्न देशों की पॉलिसीज पर फर्क पड़ा, है ना। उससे क्या हुआ, उससे भाई सभी देशों को नुकसान हुआ। भाई स्थितियां अमेरिका में गड़बड़ है, उसकी वजह से वहां पे रेपो रेट बढ़ाया गया, लेकिन उसकी वजह से पूरे विश्व को प्रॉब्लम हुआ। यहां तक कि इंडिया भी उसमें इंक्लूड था, इंडिया भी उससे इन्फ्लुएंस हुआ। तो वो चीज नहीं रहेगी अगर हम डॉलर को डी डॉलराइज कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी और विभिन्न जो देश हैं वो अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंप्रूव कर पाएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्क से बच पाएंगे और बहुत सारे जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी नहीं होंगे। इसके साथ बात करें तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। भाई सीधी सी बात है, इस समय इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो केवल किस में हो रहा है, डॉलर में हो रहा है। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास डॉलर है ही नहीं, उनके पास अपनी खुद की करेंसी है या फिर और कोई सस्ती करेंसी है, तो वो लोग उसका इस्तेमाल करके व्यापार कर पाएंगे। यानी व्यापार बढ़ेगा भी, व्यापार का जो एक एरिया है वो भी बढ़ेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट का एरिया बढ़ेगा। अभी तो केवल डॉलर ही इंटरनेशनल पेमेंट में है, तो वही केवल इन्वेस्ट हो पाएगा, वही केवल वो हो पाएगा। जब ये डॉलर की जगह बाकी करेंसीज आ जाएंगी तो विभिन्न जो देश हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट ट्रेड को सबको बढ़ा पाएंगे, रिलेशनशिप को बढ़ा पाएंगे, विभिन्न देशों के जो मजबूत संबंध जो है वो हो पाएंगे, नए नए मार्केट्स भी, नई नई अपॉर्चुनिटी भी जो है वो बनेंगी। साथ ही साथ जो यूएस मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस है वो कम होगा ही होगा, आपको सभी मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। जो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है अपने इस टॉपिक में। दूसरा, अब अगर हम डॉलर की जगह दूसरी करेंसी लेके आते हैं तो पूरी तरीके से दूसरी करेंसीज क्यों नहीं आ पा रही हैं, डॉलर ही केवल क्यों पूरे विश्व में छाया हुआ है और बाकी इतनी बड़ी बड़ी करेंसीज हैं वो पूरे विश्व में क्यों नहीं आ पा रही हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं वो जरा एक बार देखते हैं। तो जो विभिन्न देशों की नेशनल करेंसीज हैं उनके साथ क्या चैलेंजेस हैं, वो डॉलर को टक्कर क्यों नहीं दे पा रहे हैं, जरा एक बार देखते हैं। सबसे पहली बात, नॉट फुल्ली कन्वर्टेबल। अब कन्वर्टेबल का मतलब एक बार समझिए, कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि किसी भी देश की जो करेंसी है उसको आप पूरी तरीके से दूसरी करेंसी से बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। जैसे इंडिया, अगर इंडिया में मेरे पास मान लीजिए खूब सारे रुपया हो और खूब सारे रुपये को मैं डॉलर में चेंज करना चाह रहा हूं, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास मान लीजिए जितना रुपया हो वो सारा चेंज हो जाए डॉलर में ना। हर एक के लिए कंडीशन है कि आपको कहाँ खर्च करना है, किस देश में खर्च करना है, किस काम के लिए खर्च करना है, सबके लिए कंडीशंस बनाई गई हैं। उन कंडीशन के आधार पर उतने ही रुपये को आप डॉलर में चेंज कर पाओगे, बाकी रुपये को आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब विभिन्न देशों के साथ जो करेंसीज हैं, चाहे इंडिया में रुपया हो या बाकी देशों में और करेंसीज हो, उनके साथ कन्वर्टेबिलिटी इशू है। वहां पर क्या है कि फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है ना। उसके भी अलग रीजन है कि ऐसा क्यों नहीं है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, हम उसकी अलग बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है, अब मान लीजिए रुपया है, रुपया अगर डॉलर की जगह लेना चाहे,
ठीक है, तो क्या होगा, इन कंडीशन को हटाना पड़ेगा, तभी तो भाई इंडिया के जो व्यापारी होंगे वो पूरे वर्ल्ड में अपने पैसे घुमा पाएंगे, है नहीं। अब वहां पे अगर नहीं घुमा पाएंगे, नहीं कन्वर्टेबल होगा तो वो घुमा ही नहीं पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो बाकी करेंसीज है वो फुली कन्वर्टेबल नहीं है। दूसरा, करेंसी फ्लक्चुएशंस बहुत है। जैसे आप देखते होंगे कि डॉलर का जो रेट है वो एक जैसा रहता है, लेकिन बाकी करेंसीज जो है उनका रेट घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यापारी है वो डॉलर में अगर ट्रेड कर रहा है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉलर में ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर वो किसी और में ट्रेड करेगा तो उसे दिक्कत होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रुपये की बात करते हैं, अभी कुछ महीने पहले रुपये का जो रेट था वो 80 से कम था, एक मतलब जो एक डॉलर में थे वो 70-80 करीब रुपया था। अभी उसका रेट जो है वो 80 से भी ऊपर निकल गया, 82-84 रुपए निकल गया, है ना। अब मान लीजिए कि दो व्यापारी हैं जो अमेरिका और इंडिया के हैं, उन्होंने अगर डॉलर में व्यापार किया तो भाई एक डॉलर का मान लीजिए व्यापार किया तो एक डॉलर का आदान प्रदान हो जाएगा। लेकिन अब वो कहें कि रुपए में चेंज करना है ना, तो रुपए में भाई वो कैसे करेंगे, रुपए की कन्वर्टिबिलिटी सेट नहीं है, उसका जो रेट है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। आज एक डॉलर में 85 रुपए है, कल को एक डॉलर में 80 रुपए रह जाएगा, तो सेट कैसे होगा कि भाई कितना रुपया लेना है कितना रुपया देना है। अगर डॉलर में कर रहे हैं तो डॉलर ही डॉलर लेना है, लेकिन रुपए में कर रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी। तो ये करेंसी फ्लक्चुएशन का दिक्कत जो है वो बाकी करेंसीज का बना हुआ है, उनके रेट जो है वो फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पॉलिसीज बनाने में, और लॉन्ग टर्म का जो बिजनेस है, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तीसरी बात, डिपेंडेंस और डॉलर। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो हैवीली डिपेंडेंट हैं डॉलर पर ट्रेड करने के लिए। क्यों? या तो उनकी खुद की करेंसी बिल्कुल बेकार हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, या उनके ऊपर डिपेंडेंसी अमेरिका की बहुत ज्यादा बन चुकी है, ठीक है ना। इसलिए वो किसी भी और करेंसी को यूज कर ही नहीं सकते। ये मतलब उसके लिए वो क्या है, वल्नरेबल है, वो वल्नरेबल हो जाएगा अगर वो चेंजेस करेंगे उनकी वैल्यूज में। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डॉलर के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ, कि वो अपनी पॉलिसीज के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं किस पर, डॉलर पर, और इसलिए वो चेंजेस को नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हम सभी को मालूम है, जो डॉलर का डोमिनेंस है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में, वो क्या है, वो कंट्रीब्यूट करता है तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी टू अदर कंट्रीज, है ना। बहुत सारे कंट्रीज हैं उनमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करता है, क्योंकि बहुत सारे वो क्या है फाइनेंशियल क्राइसिस के रूप में वहां पर सेट हो जाती है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे बनी हुई है। मॉनेटरी सोवरेनिटी, आपको बताया मैंने कि जो मौद्रिक संप्रभुता है वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस से इस समय क्रिएट की गई है। जो हेजेमोनिक रोल है डॉलर का, वो क्या करता है, लिमिट करता है। जो विभिन्न देश हैं उनकी जो मौद्रिक स्थितियां हैं उन पर डॉलर का इन्फ्लुएंस है। अमेरिका में जैसा चेंजेस होगा बिल्कुल वैसा वैसा चेंजेस ही बाकी देशों में हो जाता है। इसीलिए बहुत डिफिकल्ट है इन सभी देशों को ये समझाना कि भाई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको स्टेबलाइज करें, वो बहुत मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से नई जो करेंसीज हैं, जो नेशनल करेंसीज हैं, वो डॉलर की जगह पे नहीं आ पा रही हैं और उसकी जगह नहीं ले पा रही हैं। खैर, इसके बाद अगर देखें भाई अगर हमें डॉलर को करना है तो एक तो लिमिटेड यूज ऑफ नेशनल करेंसीज को भी दोस्त ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जैसे रुपया है, अब रुपये का इस्तेमाल बाकी सारे देश नहीं कर पाते हैं, रुपए का इस्तेमाल बाकी जो देश हैं वो इतना नहीं कर पाते हैं जितना डॉलर के लिए कर पाते हैं। तो बाकी जो करेंसीज हैं वो इतनी वाइडली यूज नहीं है, इतनी तेजी से वो यूज नहीं हो पाते, तो इसी वजह से भी उनका इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो नई करेंसी से बने हुए हैं, और इसीलिए डॉलर को वो टक्कर नहीं दे पा रहे। हालांकि इसके लिए प्रयास और किए जा रहे हैं। तो क्या आगे के प्रयास होने चाहिए, है ना। अगर हमें डॉलर को मार्केट से हटाना ही है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके भी यहाँ पर कुछ अगर फैक्ट देखें तो हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हमें डाइवर्सिफाई करना होगा। सभी देशों को अपने रिजर्व में डॉलर के साथ साथ जो बाकी करेंसीज हैं, चाहे वो यूरो है, पाउंड है, रुपया है, चाइनीज युआन है, उन सब करेंसीज को रखना होगा। जब वो उनको रखेंगे तो वो क्या होगा, डाइवर्सिफाई होगा और विभिन्न देशों के पास ऑप्शन होंगे और भी चीजों करने के। दूसरा, जो डोमेस्टिक करेंसी का यूज है उसे इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ाने के लिए हमें इंकरेज करना होगा, जैसे इंडिया इस समय कर रहा है। भारत ने अभी यूएई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, भारत ने रूस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और भारत 36 ऐसे देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है जहां पर वो उन देशों के साथ डॉलर की जगह बाकी करेंसीज में ट्रेड करेगा। यानी भारत जब कोई माल बेचेगा तो वो लोग रुपये में पेमेंट करेंगे, सॉरी अपनी करेंसी में करेंगे, और भारत जब कोई माल खरीदेगा तो भारत अपनी करेंसी में करेगा, जैसे हमने रूस के साथ किया और बाकी देशों के साथ हम कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रमोट करना पड़ेगा अपनी करेंसीज को, ताकि जब अपनी करेंसी में ट्रेड होगा तो धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। 2019 में भी भारत ने यही काम किया था रूस के साथ, है ना। हमने रूस से जो है वो फ्यूल खरीदा, हमने जो है ऑयल खरीदा, और उन सबके लिए हमने जो है पेमेंट जो है वो उसे रुपीज में, रुपी में किया, हमने डॉलर नहीं दिया उसे, बल्कि
हमारी जो करेंसी थी हमने उसमें उसे क्या करा, पेमेंट दिया। अब रशिया उसका इस्तेमाल हमसे बाद में कोई चीज खरीदने के लिए कर लेगा, है ना। इस तरह से यहाँ पे हमें प्रमोट करना होगा, अगर प्रमोट करेंगे तो चीजें बढ़िया हो जाएंगी। इसके अलावा हमें अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम को भी डेवलप करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय जो होता है वो स्विफ्ट सिस्टम का यूज करते हैं, और स्विफ्ट में ये कंडीशन है कि भाई आप डॉलर का ही इस्तेमाल करोगे। तो इस तरीके के हमें अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम को जनरेट करना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया ने जनरेट कर लिया अपना यूपीआई है, रुपए कार्ड है, भारत इसको बहुत तेजी से फैला रहा है। अभी आपने देखा होगा यूएई, एक देश है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, तो वहां पे हमारा यूपीआई लॉन्च हो गया है। अब जो संयुक्त अरब अमीरात के लोग हैं वो डायरेक्टली यूपीआई का यूज करके अपनी करेंसीज को भारत में भेज सकते हैं, भारत में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया पेमेंट सिस्टम है जो भारत यूज कर रहा है, और विभिन्न देश इसको तेजी से अपना रहे हैं। अभी सिंगापुर, मलेशिया के साथ साथ करीब 18 देश ऐसे हैं जो यूपीआई सिस्टम को अपनाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी इनको शुरू करेंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पास एक नया पेमेंट सिस्टम होगा, और तब हम अमेरिका की जो कंडीशंस हैं उनसे बच पाएंगे। केवल डॉलर का ही इस्तेमाल करना है, इस कंडीशन से भी हम लोग बच पाएंगे, और विभिन्न देश विभिन्न करेंसीज में इंटरनेशनल पेमेंट कर पाएंगे। जो इकोनॉमिक अलायंस है हमें उसे बढ़ाना होगा, विभिन्न कंट्रीज को साथ में आना होगा, और उनकी जो डिपेंडेंसी है उसको साथ में खत्म करना होगा डॉलर पर से, ठीक है। तो वो तभी होगा जब सारे देश एक साथ मिलकर काम करें, अपनी अपनी कंडीशन को छोड़कर, अपनी अपनी स्थिति को भूलकर सब एक साथ एक ही मोटिव के लिए काम करें, तब ऐसा हो पाएगा। और इसके अलावा जो बाकी करेंसीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए। जैसे कि अभी केवल डॉलर में ही इन्वेस्टमेंट होता है, उस इन्वेस्टमेंट को अगर बढ़ाएंगे तो भी ये काम जल्दी से काम बढ़िया हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें हैं जिसको हम करेंगे तो हम डॉलर को बहुत तेजी से डी डॉलराइज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक पूरा समझ में आया होगा, क्यों जरूरी है डी डॉलराइजेशन वो भी आपको समझ में आया होगा। तो जुड़े रहिए दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी और भी मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस। बने रहिए दिशा पब्लिकेशन पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको कौन सी बात आज के लेक्चर में अच्छी लगी, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस्य से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।